Very good morning, my dear students. Today we are going to continue our lecture upon plant kingdom. Myself, Sarvagyanand Mishra from +2 जगूलाल मेहता हाई स्कूल कुजापी। बच्चे, हम लोग पुनः उसी अध्याय में चलेंगे जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उसका आज तीसरा लेक्चर होगा। टॉपिक है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने अभी तक एल्गी का अध्ययन कर लिया था। एल्गी का हैबिटाट, उसका स्ट्रक्चर, उसमें रिप्रोडक्शन और उसमें उसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है प्लस उसके जो टाइप्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। क्लासिफिकेशन के दौरान आपने पढ़ा कि जो प्लांट किंगडम है उसको सबसे पहले क्रिप्टोगैमिया और फेंड्रोगैमिया में डिवाइड किया गया। तो क्रिप्टोगैम्स में जो प्लांट ग्रुप है वो आता है जिसके तहत हम लोग थैलोफाइटा और फिर ब्रायोफाइटा को रखते हैं। थैलोफाइटा में मुख्यतः अब एल्गी को ही रखा गया है जिसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब जब ब्रायोफाइटा के अध्ययन को हम लोग प्रारंभ करते हैं तो इसमें हम लोगों को मुख्यतः कुछ बिंदुओं पर अपना विचार रखना है। क्या क्या बिंदु वे होंगे ये हमको जानना जरूरी होता है। सबसे पहले अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें कुछ सीक्वेंस पर हम लोग विचार करेंगे। वो सीक्वेंस होगा हमारा हैबिटाट, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन। मुख्यतः हैबिटाट, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, इन्हीं तीन विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर उसका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगा तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे। उसके साथ साथ अगर उसमें कुछ क्लासिफिकेशन की बात आती है तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ उसमें न्यूट्रिशन की भी बात की जानी चाहिए। लेकिन चूंकि पूरा प्लांट किंगडम, इंटायर प्लांट किंगडम क्लोरोफिलस है, वो क्लोरोफिल से भरा हुआ है, तो सभी के सभी पूरे प्लांट किंगडम में जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। यानी वो ग्रीन प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। तो जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में तीन बिंदुओं पे हम विचार करते हैं। पहले सीक्वेंस में, पहला सीक्वेंस के क्रम में सबसे पहले हैबिटाट है। हैबिटाट का मतलब होता है मेरे बच्चों, हैबिटाट का मतलब होता है आवास। तो आवास क्या है? ब्रायोफाइटा के पौधे कहाँ पाए जाते हैं, किन जगहों पे मिलेंगे? तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब नम स्थान की आवश्यकता होगी। शेडी होने चाहिए यानी छायादार होने चाहिए, नम स्थान होने चाहिए, शेडी होने चाहिए और इसके साथ साथ क्या होने चाहिए? मॉइस्ट। मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब नम कह सकते हैं, ह्यूमिड या मॉइस्ट एक ही चीज हो सकता है। शेडी, मॉइस्ट और ह्यूमिड। ठीक है। इस तरह के स्थान होने चाहिए जहां पर हमको ये पौधे, ब्रायोफाइटा के पौधे मिलेंगे। फिर हम अगर आवास से दीगर दूसरी बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो जो ब्रायोफाइट के प्लांट्स होते हैं ये मोस्टली एल्गी के तरह ही थैलोइड होते हैं। मतलब इसमें रूट, स्टेम और लीफ की कल्पना आप नहीं करेंगे। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ इसमें नहीं पाया जाता है। न तो ट्रू रूट होता है, न स्टेम होता है, न लीफ होता है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका वो क्या होता है? थैलोइड होता है। थैलोइड यानी थैलस स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें थैलस स्ट्रक्चर में दो प्रकार के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रोस्टेट, एक हो सकता है प्रोस्टेट होगा और दूसरा जो होगा वो इरेक्ट हो सकता है। प्रोस्टेट और दूसरा इरेक्ट हो सकता है। प्रोस्टेट का मतलब होता है कि बस यूं समझ लीजिए कि इस तरह से जमीन पे पसरा हुआ होगा, इस तरह से इसकी आकृति होगी, इधर पसरा हुआ होगा। ठीक है। तो ये प्रोस्टेट हो गया। और जब हम इरेक्ट की बात करेंगे, ये पहला वाला हो गया। और जब हम इरेक्ट की बात करते हैं तो इरेक्ट में कुछ जो है वो इस तरह से, कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठेगा,
थोड़ा सा ऊपर इस तरह से उठेगा, ठीक है। तो ये इरेक्ट होगा। प्रोस्टेट और इरेक्ट दो प्रकार के प्लांट बॉडी इसके अंतर्गत होंगे, और इसमें ना तो रूट होगा, नो रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम, लीफ नहीं होंगे, यूं कह सकते हैं नो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ इज फाउंड, ठीक है। ये कुछ भी इसमें नहीं पाया जाता है, न तो रूट, न स्टेम, न लीफ, ये ट्रू नहीं पाया जाता। अब एक शब्द यहाँ आ रहा है कि ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाया जाता, तो क्या फॉल्स पाया जा सकता है? जी हाँ, इसमें रूट, स्टेम और लीफ जो होंगे वो फॉल्स होंगे। कहने का मतलब कि उस टाइप का होगा। रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट दे आर नाइदर रूट नॉर स्टेम नॉर लीफ, ऐसा कुछ नहीं। हम जैसे प्रोस्टेट स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो प्रोस्टेट स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि ये जमीन पे इस तरह से पसरा हुआ होगा, हॉरिजॉन्टली इस तरह से पसरा हुआ होगा। इसमें क्या होगा, ऐसे 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 जो स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे लगे होंगे स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं। एक्चुअली दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट रूट। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं एंड दीज रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी राइजोइड्स। इनको हम लोग राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से, यूं कह सकते हैं कुछ इस तरह से फॉलियोज लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब लीफ जैसी संरचना होगी, ऐसे ऐसे लीफ जैसी संरचना होगी, बट एक्चुअली ये लीफ नहीं है। और ये आप कह सकते हैं कि ये स्टेम जैसी संरचना है। राइजोइड्स होंगे, स्टेम जैसी संरचना, और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट दीज आर नॉट लाइक, दीज आर नॉट ट्रू लीफ। ये हो गई संरचना कुल मिलाकर के थैलस संरचना। तो ये ब्रायोफाइट का जो जूनियर ब्रायोफाइट है, जैसे रिक्शिया, मार्केंसिया, इन सबों में जो एडवांस्ड ब्रायोफाइट है उसकी संरचना आप देखते हैं कि ये इरेक्ट संरचना है। तो इस इरेक्ट संरचना में भी यहाँ पे राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर। ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स है। इसको हम कह सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स है। और यहाँ से एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये नॉट स्टेम बट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ है। यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसमें हमको मिल रहा है। तो इस तरह के जो संरचना होगी, ये पूरा का पूरा जो बॉडी है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इरेक्ट स्ट्रक्चर है जो कि एडवांस्ड ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट है ये दो तरह के मिलता है, एक या तो प्रोस्टेट हो सकता है या दूसरा इरेक्ट हो सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा जब हम और विचार करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को जब देखते हैं तो ये हमको पता चलता है कि पूरा का पूरा दोनों का दोनों जो है वो गैमेटोफाइट है। अब एक शब्द आ रहा है गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट और इससे लगा हुआ शब्द आता है स्पोरोफाइट। स्ट्रक्चर पर ही जब हम और विचार करते हैं, ये आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि गैमेटोफाइट है क्या। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट और दूसरा शब्द है स्पोरोफाइट, ठीक है। दो वर्ड है गैमिट एंड फाइट, फाइटॉन एंड हियर इज गैमिट। मीन्स फाइटॉन मीन्स प्लांट, दैट इज प्लांट बॉडी दैट बियर्स गैमिट लाइक a structure. Plant body that bears gamete-like structure are said to be gametophyte, and the plant bear those spore plus phyton. Plant body that bears a spore-like structure are said to be a sporophyte. Plant body that bears a spore-like structure are said to be a sporophyte. Right? Gametophyte and sporophyte, these are the two
things, gametophyte and sporophyte, these are two things, those are associated with the plant body structure in bryophyte. एक्चुअली एक ब्रायोफाइट के प्लांट में दोनों स्टेज आता है, गैमेटोफाइट भी आता है, स्पोरोफाइट भी आता है। मतलब जो ब्रायोफाइट का प्लांट है, ये ब्रायोफाइट के प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उसके पूरे लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट भी आता है और स्पोरोफाइट भी आता है। ठीक है, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट। अब जब गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होगा। तो ब्रायोफाइट में जो प्लांट बॉडी होगा कुछ समय गैमेटोफिटिक भी होगा, कुछ समय स्पोरोफिटिक भी होगा। लेकिन मेन स्टेज की जब अब बात करते हैं कि ब्रायोफाइट में जो मेन स्टेज है वो क्या है, तो मेन स्टेज का मतलब होता है कि पूरा लाइफ साइकिल, इंटायर लाइफ साइकिल अगर ब्रायोफाइट की है, वो अगर मान लीजिए कि 30 दिनों की है, तो 30 दिनों के ब्रायोफाइट के 30 दिनों के लाइफ साइकिल में जो ज्यादा दिन के लिए होता है वही उसका मेन स्टेज कहलाता है। तो जैसे गैमेटोफाइट है, अगर गैमेटोफाइट 22 दिन के लिए हो गया, तो जो प्लांट बॉडी है उस ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी होगा वो गैमेटोफिटिक कहलाएगा। लेकिन अगर वही स्पोरोफाइट ज्यादा दिन के लिए हो जाता तो प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक कहलाता। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखेंगे कि एल्गी में और ब्रायोफाइट में, इन दोनों में जो प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है। प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है जो हैप्लॉइड सेल से बना हुआ होता है, और कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट भी आता है जो डिप्लॉइड सेल से बना हुआ होता है। थोड़े से नजर हम देखते हैं, इधर आप जब देखेंगे तो ये देखिए, ये रिक्सिया जो है, रिक्सिया ब्रायोफाइट का प्लांट है। ब्रायोफाइट को हम लोग दो ग्रुप में रखते हैं। तो ब्रायोफाइट को जो दो ग्रुप में रखते हैं, एक लीवरवर्ट हो गया और दूसरा मॉस। ठीक है, लीवरवर्ट और मॉस। लीवरवर्ट, इसका नाम लीवरवर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका मेडिसिनल वैल्यू है और ये शायद लीवर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग लीवरवर्ट भी कहते हैं। ये जो रिक्सिया है, इसके प्लांट बॉडी को आप देख सकते हैं। रिक्सिया में क्या है, इसका प्लांट बॉडी जो है इसमें राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट है। ठीक है, राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड है जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, राइजोइड और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा इसका थैलस है, थैलॉइड बॉडी है। ठीक है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिल रहा है ये स्पोरोफाइट लिखा हुआ है। तो स्पोरोफाइट जहां लिखा हुआ है, ये स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन गैमेटोफाइट में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट के फॉर्मेशन के यूनाइट होने से जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में विकास होने के फलस्वरूप स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देखो, इस स्ट्रक्चर में बच्चों आपको मिलेगा क्या, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। ठीक है, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स, दो तरह के राइजोइड्स है इसमें, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्मूथ वॉल्ड चिकने वाले और ट्यूबरकुलेट। फिर है यहाँ आर्किगोनियम। ठीक है, यहाँ पे और क्लोरोफिलस सेल है, स्केल है, डोर्सल ग्रूव। ठीक है, एयर चैनल, ये जो इंटायर जो उसका एलस है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ी सी इसके डिस्क्रिप्शन पर हम विचार करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्रायोफाइट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रायोफाइट है, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि ब्रायोफाइट पहला ऐसा प्लांट है जो कोलोनाइज हुआ है, लैंड पे कोलोनाइज होने वाला ये पहला प्लांट है जो एक जगह पे ग्रुप में मिल सकता है।
ठीक है, एंड दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड हेंस आर डिस्क्राइब्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मैंने क्या बताया, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ऐसे ये रहने के लिए इन्हें ह्यूमिड प्लेस की आवश्यकता है, ह्यूमिड प्लेस में ये रह लेंगे। सेडी होना चाहिए, वहाँ ज़्यादा सन्नी नहीं होना चाहिए, सेडी प्लेस होना चाहिए। लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन के लिए आपको निषेचन के लिए निषेचन के लिए वाटर की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी। तो अब जरा सा खुद सोचो, आप पानी की भी आवश्यकता है और बिना पानी के भी रह सकते हैं, तो दोनों कंडीशन को ये एक्वायर कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग बच्चों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दूसरी बात है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स मे बी डॉर्सी वेंट्रल थैलस, मतलब डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल, बोथ पोजीशन जो है इसमें आपको कैसा मिलेगा, बोथ पोजीशन। आप यहां देखो जो दोनों है डॉर्सल और वेंट्रल दोनों जो है वो थैलस स्ट्रक्चर है, ठीक है, थैलस है। और प्रोस्टेट हो सकता है या इरेक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जूनियर जो ब्रायोफाइट्स हैं उस ब्रायोफाइट्स में यहाँ पे मतलब लोअर ब्रायोफाइट्स में प्रोस्टेट होगा और जो एडवांस ब्रायोफाइट है उसमें इरेक्ट संरचना होगी। लेकिन ये सबस्ट्रेटम से, आधार से जहाँ पे वो रहते हैं उस आधार से ये अटैच्ड होंगे, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स इसके अंतर्गत हो सकते हैं। दूसरी बात है, इनका जो डोमिनेंट फेज है प्लांट बॉडी का वो गैमेटोफाइट होता है। डोमिनेंट फेज जो है प्लांट बॉडी का बच्चों गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट जैसा मैंने बताया कि लाइफ साइकिल जो प्लांट बॉडी का है, प्लांट का जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल में जो ज़्यादा समय के लिए होता है, चाहे वो गैमेटोफाइट हो या स्पोरोफाइट, वही उसका मेन स्टेज कहलाता है। तो जो डोमिनेंट फेज यानी कि जो मेन फेज है इसमें वो गैमेटोफाइट है, क्योंकि ज़्यादा समय के लिए गैमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड फेज में रहता है। और दूसरी बात क्या है कि इसका फॉर्मेशन गैमेट में माइटोसिस के कारण होता है, ठीक है, गैमेट में माइटोसिस के कारण इसका फॉर्मेशन गैमेटोफाइट का होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग इसको देखेंगे। फिर दूसरी बात इसमें है कि जाइगोट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। जाइगोट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, यानी जैसे ही जब ये ज्वाइन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट जब ज्वाइन हो जाएंगे, सिनगैमी कंडीशन हो जाएगी, तो जो पहला जाइगोट सेल बना वो स्पोरोफाइट का पहला सेल है। अब स्पोरोफाइट के पहला सेल जाइगोट हुआ, अब जाइगोट में डिवीजन होगा, तो आप खुद बताओ कैसा डिवीजन होगा। जाइगोट में जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के फलस्वरूप जो प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा वो पूरा का पूरा प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट कहलाएगा, क्योंकि वो डिप्लॉयड होगा, इसलिए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। उसके साथ साथ जब स्पोरोफाइट बन जाएगा तो स्पोरोफाइट जो है वो क्या होगा कि स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो अपने न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेगा, गैमेटोफाइट से लेगा। और उसके बाद जो गैमेटोफाइट है, सॉरी जो स्पोरोफाइट है, जब मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद उसमें स्पोर मदर सेल्स बनेंगे और जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर वही स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोर्स में फिर से माइटोसिस होगा, स्पोर्स में फिर से माइटोसिस होगा और माइटोसिस होने के बाद एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से एक पुनः हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, गैमेटोफिटिक का फॉर्मेशन हो गया। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं मोस्टली इनका जो मेन फेज होता है वो गैमेटोफाइट होता है। अब जरा सा इसको देखो कि ब्रायोफाइट जो होते हैं इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक लिवरवर्ट्स और दूसरा मॉसेस, ठीक है। ये जनरल, ये जो है अभी आपका ब्रायोफाइट में जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब लिवरवर्ट्स
जो दो स्ट्रक्चर हुए, दो ग्रुप हुआ, पहला हुआ लिवरवर्ट्स। बस थोड़े से आपको डिफरेंसेस यहाँ पे मिलेंगे, जो कॉमन बातें मैंने उसमें बताई वही बात यहाँ भी देखने को मिलेगी। थोड़े से डिफरेंसेस क्या होंगे वो जरा सा आप इसमें काउंट करोगे। द प्लांट बॉडी ऑफ द गैमेटोफाइट इज डॉर्सोवेंट्रल थैलस, जनरल बात भी मैंने यही बताई। मार्केंसिया में जैसा होता है, यहाँ रिक्शिया में जैसा होता है, यहाँ मार्केंसिया में और रिक्शिया में दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिया है। क्लोजली अप्रेस्ड मतलब क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, द लीफी मेंबर्स हैव टीनी leaf like appendages borne on the stem like structure. A stem like structure, not a stem, a stem like structure पर लीफ लाइक अपेंडेजेस निकले हुए होंगे, उपांग निकले हुए होंगे, और इसमें यही इसका स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया कि अभी स्ट्रक्चर पे बात करेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे, हैबिटेट बता दिया। तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सॉरी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली हम लोग दो प्रकार के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो ये या तो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होगा या एक गेम्मा कप बनेगा, या तो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होगा या तो गेम्मा कप बनेगा। फ्रैगमेंटेशन कहाँ होगा? जहां थैलस स्ट्रक्चर है प्लांट बॉडी का, वैसे मतलब जो थैलस स्ट्रक्चर है जो कम सेल वाले हैं, वैसे जो प्लांट बॉडी हैं उनमें फ्रैगमेंटेशन की क्रिया होगी। और गेम्मा कप खास करके जो मार्केंसिया है, मार्केंसिया में एक गेम्मा कप बनता है। थोड़ा सा देखो, हम इस स्ट्रक्चर को दिखाना चाहेंगे कि गेम्मा कप का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर मान लो कि ये स्ट्रक्चर हमारा, ये स्ट्रक्चर मार्केंसिया का है, जहाँ की ये राइजॉइड्स है, ऐसे राइजॉइड्स है, और इसमें इसका सबसे पहली बात ये प्रोस्टेट होगा, और इसमें कुछ ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे लीफ लाइक फोलियोज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और यहाँ पे एक ऊपर में एक ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग गेम्मा कप के नाम से जानते हैं, गेम्मा कप कहते हैं। ये एग्जाम्पल कौन सा है? मार्केंसिया, ये है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है गेम्मा कप के माध्यम से। ठीक है, गेम्मा कप के माध्यम से मार्क होता है। गेम्मा कप में स्पोर्स बनते हैं जो कि जो गैमेट्स के हैं, जो गैमेट्स हैं वो फॉर्मेशन होता है, और इसके माध्यम से ये दोनों गैमेट्स यहाँ से निकलते हैं, और दोनों गैमेट्स बाद में दोनों यूनाइट हो जाते हैं। यूनाइट होकर के ये जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बनाने के बाद इसमें फिर से डिवीजन होगा। जाइगोट में यहाँ पे माइटोसिस का डिवीजन होगा, और माइटोसिस के डिवीजन के बाद यहाँ फिर से स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, स्पोरोफाइट बनेगा, यानी डिप्लॉयड हो जाएगा 2n। यहाँ पे हैप्लॉयड हैप्लॉयड रहा, दोनों सिंगल सिंगल, ये गैमेट बना, और इस तरह से जाकर के बोन हो जाता है, सॉरी। तो इस तरह से यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। अब हम अगर दूसरे देखते हैं, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद हम इसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें है वो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊगैमस स्ट्रक्चर से होता है। ऊगैमस यानी ऊगैमी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊगैमी क्या होता है? जैसे पहले के क्लासेस में मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप होते हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस मतलब कि दोनों जो गैमेट होते हैं वो सेम साइज के हो सकते हैं। अनआइसोगैमस में एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। ऊगैमस में क्या होता है कि एक बड़ा एक छोटा तो होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या होता है
कि जो बड़ा वाला है यानी जो मेगा गैमेट है, जो बड़ा है वो मेगा गैमेट है और जो छोटा है वो माइक्रो गैमेट है। माइक्रो गैमेट जो है वो मेल गैमेट है और बड़ा वाला जो है वो फीमेल गैमेट है। तो फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और जो छोटा वाला जो होता है मतलब माइक्रो स्पोर जो होगा वो गैमेट जो होगा वो मोटाइल होगा और वो आकर के यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, मतलब मेगा गैमेट के साथ आकर के जब फ्यूज हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह के जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा उसको ऊगैमी कहेंगे। जैसा यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन के ऊपर देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन occurs inside the archegonium and the zygote develops into zygote develops into a sporophyte that is dependent on the gametophyte, that is dependent on the gametophyte. फर्टिलाइजेशन ओकर्स इन द आर्कीगोनियम। अब यह दो संरचना है, एक आर्कीगोनियम है और दूसरा एंथेरिडियम है। आर्कीगोनियम और एंथेरिडियम दो संरचना है। तो ये जो आर्कीगोनियम है ये फीमेल स्ट्रक्चर है, ये एक स्पोरेंजियम है, मतलब इसके अंतर्गत स्पोर्स बनेंगे। कैसे स्पोर्स बनेंगे? फीमेल स्पोर्स बनेंगे। और जो एंथेरिडियम है, एंथेरिडियम मेल स्पोर्स बनाते हैं। तो एंथेरिडियम से बनने वाला जो स्पोर होगा, मेल स्पोर जो होगा, वो आर्कीगोनियम पर आकर के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और अपने जो कंटेंट्स है उसको आर्कीगोनियम में छोड़ देता है और तब जाकर के जो दोनों गैमेट हैं यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होने के बाद फिर यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। तब वो जाइगोट जो है उसमें डेवलपमेंट होगा, माइटोसिस होगा, स्पोरोफाइट बनेगा और उसके बाद फिर उस स्पोरोफाइट में फिर से मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा और जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उस गैमेट का जो विकास होगा, उस गैमेट के विकास होने से उसमें फिर से माइटोसिस होगा और माइटोसिस होने से जो प्लांट बॉडी बनेगा वो गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये साइकिल इसका चलते रहता है। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूट, सेटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो है वो फूट, सेटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द कैप्सूल आफ्टर मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल्स। इन द स्पोर मदर सेल्स द स्पोर्स ऑन लिबरेशन जर्मिनेट इनटू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक है, ये संरचना। अब इसके बाद जो दूसरी संरचना है वो है मॉस की संरचना। आप यहाँ पे देखो कमोबेश यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन वही है, फर्क थोड़ा सा है। यहाँ पे ये हम देख रहे हैं मॉस की संरचना है। इस मॉस की संरचना में बेटा यहाँ देखने वाली बात क्या है कि ये जो राइजोइड है, राइजोइड, ये जो राइजोइड है और ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है स्पाइरली अरेंज होता है। स्पाइरली कहने का मतलब एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, इस तरह से घुमा हुआ जैसे सीढ़ी के जैसा ऐसे घूमता हुआ स्पाइरल, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होता है ना उस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? ये स्ट्रक्चर गैमेटोफिटिक और इसके बाद इसमें स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट 3 पार्ट में, ये गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट 3 पार्ट में बन जाता है, फूट, सेटा, कैप्सूल। यहाँ फूट हो गया, ये सेटा और ये कैप्सूल। फूट, सेटा, कैप्सूल में इसका स्पोरोफाइट डिवाइड हो जाता है। ये ट्वाइस एन, 2n है, यानी ये डिप्लॉयड बॉडी है और ये हैप्लॉयड बॉडी है। इसको न्यूट्रिशन चाहिए तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? हैप्लॉयड बॉडी से ले रहा है, गैमेटोफाइट से ले रहा है। इसलिए ये डिपेंडेंट है, जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर। इस तरह से दोनों एक दूसरे इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और फिर स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल में क्या होगा? ये कैप्सूल में यहाँ फिर से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। कैप्सूल में स्पोर फॉर्मेशन होगा और वो स्पोर, जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो स्पोर जो है वो
उसमें माइटोसिस की क्रिया होगी, और माइटोसिस की क्रिया करके पहले स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा वो मियोसिस के द्वारा होगा, मियोसिस के द्वारा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर स्पोर जब मियोसिस हुआ तो स्पोर क्या हुआ, स्पोर जो है वो हैप्लॉइड हो गया। अब हैप्लॉइड स्पोर में फिर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के बाद उसमें जो है वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। अब ये थोड़ा सा इसको हम लाइफ साइकिल को दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पे इस तरह से बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, किस तरह से इसका लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा। मुख्यतः मैंने बताया कि इसमें जो ब्रायोफाइटा है, इसमें मेन स्टेज जो है प्लांट बॉडी का मेन स्टेज वो क्या है, गैमेटोफाइट है, वो गैमेटोफाइट है, यानी ये हैप्लॉइड है एन। और दूसरा क्या है इधर स्पोरोफाइट। इसको हम लोग समझ गए हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या फर्क है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में क्या फर्क है। तो गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी में माइटोसिस की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, कौन सी कोशिका विभाजन होगी, माइटोसिस होगी। और माइटोसिस के फलस्वरूप इसमें क्या बनेंगे, इसमें एन क्रोमोसोम नंबर वाले क्या बनेंगे बेटा, इसमें गैमेट बनेंगे, ये गैमेट बनेगा। और फिर ये दोनों गैमेट यहाँ ज्वाइन होगा और एक सिंगल गैमेट बनेगा, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब इसमें फिर से यहाँ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से यहाँ फिर जब इसमें माइटोसिस की क्रिया होगी, तो माइटोसिस की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। पहले जाइगोट बना, जाइगोट में माइटोसिस होने से क्या बना, स्पोरोफाइट बना। ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन गया। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन गया। अब स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में क्या होगा, बहुत सारे सेल का ये स्ट्रक्चर बना। अब इस प्लांट बॉडी में फिर क्या होगा, इस प्लांट बॉडी में यहाँ पे मियोसिस का काम होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद फिर से यहाँ क्या बनेंगे, हैप्लॉइड सेल बनेंगे। और इस हैप्लॉइड सेल में फिर से क्या होगा, माइटोसिस का काम होगा, माइटोसिस कोशिका विभाजन होगा। और माइटोसिस के फलस्वरूप क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, गैमेटोफाइट बनेगा। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल होता है। इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो गैमेटोफाइट है, यहाँ भी गैमेटोफाइट सिंगल स्टेज है, यहाँ थोड़ा सा जो स्टेज है, ये जो स्टेज आता है, ये स्टेज यहाँ पे आ जाता है, क्या चीज़, स्पोरोफिटिक स्टेज है। लेकिन ज़्यादा समय के लिए प्लांट बॉडी जो होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका जो मेन स्टेज है वो गैमेटोफाइट कहलाता है, गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब रिप्रोडक्शन के क्रम में इसमें मैंने एक बात बताई कि आर्किगोनियम और एंथेरिडियम, तो दो केसेस हैं। एक रिक्शिया की अगर हम बात करें तो रिक्शिया जो होता है वो मोनोसियस होता है। कहने का मतलब कि एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर दोनों एंथेरिडियम और आर्किगोनियम दोनों जो स्पोरेंजियम है उनका फॉर्मेशन होता है। और एंथेरिडियम में जिस तरह से ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि ये अगर प्लांट बॉडी है रिक्शिया का, तो इसमें इस तरह से बनेगा। यहाँ एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम लोग कप लाइक स्ट्रक्चर को, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग आर्किगोनियम बोलेंगे, इसको आर्किगोनियम बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो इस तरह से बनेगा, ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ये बन गया एंथेरिडियम, ठीक है, एंथेरिडियम बन गया। और एंथेरिडियम से यहाँ से रिलीज होंगे, यहाँ पे एंथेरिडियम में क्या बनेंगे, एंथेरिडियम में जो सेल बनेंगे मेल गैमेट बनेगा। आर्किगोनियम में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फीमेल गैमेट है। और यहाँ से एंथेरिडियम वाटर करंट के द्वारा, पानी के द्वारा, चूंकि इसको पानी की आवश्यकता होगी तो यहाँ से पानी के द्वारा इसका ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा। और यहाँ जाने के बाद ये 2n बन जाएगा, फिर से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा।
और जाइगोट का फॉर्मेशन अगर हो गया तो ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। स्पोरोफाइट में फिर से मियोसिस होगा और मियोसिस करने के बाद ये गैमेट बनाएगा और गैमेट में माइटोसिस के बाद फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जो इसका पूरा प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों अध्ययन के क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर अपना, वो है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। तो जैसा आप देख सकते हो कि टेरिडोफाइटा जो प्लांट होता है, ये प्लांट पहले वाले प्लांट से थोड़े से डिफरेंट है। पहले जो था वो था हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमने क्या देखा? ब्रायोफाइटा में हमने देखा कि जो न तो रूट है, न स्टेम है, न लीफ है। रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी जो है वो ट्रू नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइटा में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ट्रू रूट भी है, ट्रू स्टेम भी है और ट्रू लीफ भी है। तीनों चीज इसमें ट्रू है। तो हम ये देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट है ये पहला प्लांट है बेटा पृथ्वी पर का जो पहला प्लांट है जिसमें भास्कुलर बंडल डेवलप कर रहा है, भास्कुलर टिश्यू बन रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? ट्रू रूट है, स्टेम है, लीफ है। तो इसीलिए इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है कि दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेज भास्कुलर टिश्यू, हेंस इट इज डिस्क्राइब्ड एज भास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं बनता है इसलिए क्रिप्टोगेम्स है। एंड द डोमिनेंट फेज, यहां देखो डिफरेंट हो गया थोड़ा सा, क्या है कि जो इसका डोमिनेंट फेज है वो डोमिनेंट फेज क्या है? अभी तक हमने एल्गी के और ब्रायोफाइट के केस में क्या देखा कि वहां पे जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है बेटा? डोमिनेंट फेज है वहां पे गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या है? द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। ठीक है, यानी जो डोमिनेंट फेज है इसका वो स्पोरोफाइट है, यानी कि जो स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड बॉडी होगा। तो जो डिप्लॉयड बॉडी है वो ज्यादा देर के लिए इनके लाइफ साइकिल में रहने वाला है। एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, ऑल ऑफ व्हिच पॉजेस भास्कुलर टिश्यूज। एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी इसमें होगी तो एट मैच्योरिटी सर्टेन लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स। अब ये बात समझने वाली है कि जो रूट तो हैं, स्टेम भी हैं और लीव्स भी हैं। तो लीव्स दो प्रकार के होंगे बेटे। एक कैसा होगा? एक कॉमन लीफ होगा, जो लीफ होता है उस तरह से कॉमन लीफ होंगे। कुछ में डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और क्या आएगा डिफरेंशिएशन? कि डिफरेंशिएट होकर के वो जो लीफ है स्पोर बियर करने लगेगा, स्पोर्स को अपने साथ रखेगा। जो लीफ अपने साथ स्पोर्स को रखेगा वैसे लीफ को हम लोग स्पोरोफिल्स कहेंगे, उसको हम लोग स्पोरोफिल्स कहेंगे। ठीक है, स्पोरोफिल्स कहेंगे। और उसमें जो स्पोरोफिल्स होंगे उसके ऊपर स्पोरेंजिया होगा। स्पोरोफिल्स यानी स्पोर बियरिंग लीफ। तो स्पोर कहाँ होंगे? स्पोरेंजियम में होगा। तो जो एक्चुअली लीफ है ना वो लीफ में स्पोरेंजिया होगा और स्पोरेंजिया में स्पोर्स होंगे। स्पोर मदर सेल्स डिफरेंशिएटेड विद इन द स्पोरेंजिया अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स। सॉरी, यहाँ स्पोर्स हो गया, स्पोर्स होगा। अब उस स्पोरेंजिया में जो स्पोर मदर सेल्स हैं उसमें मियोसिस की क्रिया होगी, अर्धसूत्री विभाजन, और मियोसिस की क्रिया के फलस्वरूप उसमें जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट को हम लोग स्पोर्स कहेंगे। ऑल द स्पोर्स में बी आइदर ऑफ वन टाइप, सब के सब एक जैसे होंगे, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, सब बराबर एक जैसे होंगे। तो जब एक जैसे होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे होमोस्पोरस। उसको हम लोग बोलेंगे होमोस्पोरस। और इस तरह के कंडीशन को होमोस्पोरी कहते हैं, जैसा कि ड्राफ्टेरिस में हमको देखने के लिए मिलता है। एंड अदर फर्न्स ऑफ टू टाइप्स हेट्रोस्पोरी। इसके बड़े अच्छे दो एग्जाम्पल हैं, साल्विनिया और सिलाजिनेला। सिलाजिनेला को हम लोग सिल्वर फर्न भी कहते हैं।
तो साल्विनिया और सिलाजिनेला में हेटेरोस्पोरी कंडीशन मिलता है। कहने का मतलब कि जो स्पोर्स होंगे वो दो टाइप के होंगे, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। जो मेगा स्पोर होगा बेटा उसको हम लोग फीमेल स्पोर कहेंगे, ठीक है, वो फीमेल स्पोर है। और जो छोटे वाले होंगे वो माइक्रो स्पोर होगा, वो मेल होगा, मेल स्पोर होगा, सिलाजिनेला साल्विनिया, ठीक है, एग्जाम्पल है। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट। अब दोनों स्पोर्स जो है उन स्पोर्स में क्या होगा, उन स्पोर्स में जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेट करके, चूंकि दोनों स्पोर्स जो हैं कैसे हैं, हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड स्पोर्स है, तो उन हैप्लॉइड स्पोर्स में जर्मिनेशन के फलस्वरूप गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो कभी कभी कंडीशन क्या हो सकता है, मोनोसियस हो सकता है, मोनोसियस इन होमोस्पोरस स्पीसीज, होमोस्पोरस स्पीसीज में मोनोसियस होगा और हेटेरोस्पोरस स्पीसीज में डायोसिस होगा। कहने का मतलब कि ऐसे प्लांट्स, कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्लांट्स जो होमोस्पोरस होंगे वो निश्चित तौर पे क्या होंगे, मोनोसियस होंगे। मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी में जब होगा तो जो दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी में, एंथेरिडिया और आर्किगोनिया दोनों जहां होगा, और जो दोनों स्पोर्स बनेंगे मेल फीमेल स्पोर्स, यानी एक सेल पॉलन सेल जो बनेंगे वो दोनों एक ही प्लांट बॉडी में तब होगा जब वो होमोस्पोरस कंडीशन होगा, एक ही जैसी संरचना होगी। और डायोसियस तभी होगा जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन होगा, यानी दोनों अलग अलग प्लांट्स बॉडी में बनेंगे, तब एक बड़ा बनेगा एक छोटा। जो बड़ा वाला होगा वो मेगास्पोर होगा, जो छोटा वाला होगा वो माइक्रोस्पोर बनेगा। फिर उसका जो जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन होकर के वो गैमेटोफाइट बनाएगा। द गैमेटोफाइट इज ए स्मॉल इनकंस्पिकुअस मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग थैलोइड एंड फोटोसिंथेटिक। जो गैमेटोफाइट उसका बनेगा, इसका जो जर्मिनेशन के फलस्वरूप जो गैमेटोफाइट बना, प्लांट बॉडी बना, वो कैसा बनेगा, छोटा होगा। छोटा के लिए एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है इनकंस्पिकुअस, एनसीईआरटी को पढ़ोगे उसमें लिखा है इनकंस्पिकुअस, छोटा के लिए। और मल्टी सेलुलर होगा, फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है, गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, इसलिए थैलोइड स्ट्रक्चर है। एंड फोटोसिंथेटिक, ये हरा है इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एंड इट इज ए प्रोथैलस इन फर्न्स, फर्न्स में इनको हम लोग प्रोथैलस के नाम से जानते हैं। इसी को ब्रायोफाइटा में हम लोग प्रोटोनीमा कह रहे थे, यहाँ पे प्रोथैलस हो गया। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सिनगैमी। अब यहाँ पे फ्यूजन, गैमेट में फ्यूजन होगा, दैट अकर्स इनसाइड द आर्किगोनिया, ठीक है। जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा। तो मेल गैमेट से माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेट जो है, ये मोटाइल होने के कारण, फ्लैजिलेटेड होने के कारण यहाँ से ये फीमेल गैमेट के पास आएगा, या इसके लिए भी इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। तो ये फीमेल गैमेट यानी आर्किगोनियम पे आएगा, और आर्किगोनियम पे आने के बाद वहाँ डिपॉजिट हो जाता है और अपने कंटेंट्स को आर्किगोनियम में जो एक सेल है उसके लिए छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो है वो ज्वाइन हो जाता है, और ज्वाइन होकर के क्या बनाता है, जाइगोट बना लेता है। और जाइगोट फिर से जब बन गया तो जाइगोट डिप्लॉयड बॉडी हो गया बेटा। और जो डिप्लॉयड बॉडी है जाइगोट, ये डेवलप करेगा, उसमें कौन सा डिवीजन होगा, जाइगोट स्पोरोफाइट में कब डिवाइड करेगा, स्पोरोफाइट में कब फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, जब यहाँ फिर से माइटोसिस की क्रिया होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट के अंतर्गत ये क्रियाएं होती हैं। थोड़े से जब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हम चर्चा करते हैं तो जानते हैं कि प्लांट जो टेरिडोफाइट है बहुत ज़्यादा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कहीं कहीं कुछ इसका मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है, और कुछ ऑर्नामेंटल्स प्लांट के रूप में हम इसको अपने घरों में लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा इसके क्लासिफिकेशन पर जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो टेरिडोफाइटा है इसको बेसिकली 4 क्लास में बांट दिया गया है। साइलोप्सिडा, एग्जाम्पल है साइलोटम। लाइकोप्सिडा, एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला।
स्फेनोप्सिडा एग्जाम्पल इक्विजिटम या हॉर्सटेल के नाम से भी इसको जानते हैं, एंड टेरोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है ड्रॉप्टेरिस, एडियंटम, टेरिस एटसेट्रा। तो ये जो है टेरिडोफाइटा प्लांट किंगडम का हम लोग जब अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करने के क्रम में मैंने बताया था पहले भी कि जो टेरिडोफाइटा है इसमें दो ग्रुप है, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। तो यहाँ पे जब हम टेरिडोफाइटा का अध्ययन समाप्त करते हैं तो इस प्रकार से आकर के हमारा जो क्रिप्टोगैम्स का ग्रुप है वो यहाँ पे एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब जो दूसरा ग्रुप है वो आएगा, वो जो दूसरा ग्रुप है वो ग्रुप आएगा हमारा क्या, फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स में हम चलेंगे जिम्नोस्पर्म के ऊपर, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसके फिगर्स को थोड़ा सा एक बार लोकेट करो। ये फर्न है, फर्न में ये स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है ये राइजोम या रूट, ये राइजोम है, रूट है, ट्रू रूट का फॉर्मेशन इसमें हुआ है, ट्रू रूट है। अब यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एक्चुअली ये लीफ ही है, ये एक्सिस जो दिख रहा है ये एक्सिस यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टेम इसमें हो सकता है, स्टॉक या स्टेम हो सकता है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि लीफ है, यहाँ लिखें द ब्लेड द एक्सपेंडेड लीफी पार्ट ऑफ द फ्रॉन्ट, ठीक है, इस तरह से। और इसमें जो दो प्रकार के लीफ की चर्चा हमने की कि एक कॉमन लीफ होगा जिसमें कि स्पोर्स नहीं होंगे, दूसरा जो लीफ होगा उसमें स्पोर्स होंगे। तो जब स्पोर्स होंगे तो उस तरह के लीफ को हम लोग स्पोरोफिल कहेंगे, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा इसको, और यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर है इसमें, फिर अब आगे बढ़ो, अब हम लोग आ जाते हैं फेनरोगैम्स में, और फेनरोगैम्स में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्मी। तो जिम्नोस्पर्मी में जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये दो वर्ड है, जिम्नस एंड स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब होता है बेटा सीड, और जिम्नस का मतलब होता है नेकेड। यानी ये जो जिम्नोस्पर्मी है ना, ये जिम्नोस्पर्मी में नेकेड सीडेड प्लांट है, यानी जो प्लांट बॉडी है इस प्लांट बॉडी में जो सीड का फॉर्मेशन होगा वो नेकेड होगा। दैट इज देयर ओवुल्स आर एक्सपोज्ड एंड नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरीज। ओवरी में इनक्लोज्ड नहीं होंगे ओवुल्स। ओवुल्स ही जब मैच्योर हो जाता है तो सीड बन जाता है, और ओवरी जब मैच्योर होता है तो वो फ्रूट बनता है। तो ओवरी के अंतर्गत ओवुल्स यहाँ पे इनक्लोज नहीं है, इसलिए जो सीड बनेंगे वो ओपन होंगे। हेंस द सीड्स आर नेकेड विदाउट फ्रूट्स। फ्रूट्स नहीं बनेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। द स्पोरोफिटिक और द डोमिनेंट। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि एल्गी में और एल्गी में और ब्रायोफाइट में जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। उसके बाद चाहे वो टेरिडोफाइट हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो या इंटायर एंजियोस्पर्म है बेटा, सब में जो प्लांट बॉडी है वो मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। तो डोमिनेंट फेज, जो डोमिनेंट फेज इसका है वो स्पोरोफाइट है। कहने का मतलब कि ज्यादा समय तक कौन रहने वाला है, स्पोरोफाइट रहने वाला है, ज्यादा दिन तक रहने वाला है स्पोरोफाइट है। और गैमेटोफिटिक फेज इसमें आएगा, हैप्लॉइड सेल का जो फेज आएगा वो कम समय के लिए आएगा। और ये जो प्लांट हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं या मॉडरेट साइज के, और बड़े बड़े ट्रीज भी हो सकते हैं। विश्व का सबसे लंबा पौधा सिकोया, मेटासिकोया, जायंट रेडवुड के नाम से जाना जाता है। जायंट रेडवुड ट्री इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज दैट इज केप्ट अंडर दिस ग्रुप जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी के अंतर्गत ही सबसे लंबे पौधे जायंट रेडवुड ट्री को रखा गया है। इसमें ये सारे कैरेक्टर्स आएंगे। तो इसके दूसरी चीज क्या है, अब इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जनरली एक बात और यहाँ पे हम अध्ययन के क्रम में मैंने बताया आपको कि हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो उसके हैबिटेट पे अध्ययन करेंगे, उसके स्ट्रक्चर पे अध्ययन करेंगे और उसके रिप्रोडक्शन पे अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो हैबिटेट है इसका, एक्चुअली ये पौधा कम मिलता है देखने को, और बेसिकली ये हिली एरियाज में आपको देखने के लिए मिलेगा,
क्योंकि ये जो पौधा है, अभी जो फेज चल रहा है या अभी जो काल चल रहा है, ये एंजियोस्पर्म का काल है। यहाँ पे इन मतलब सभी जगह यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो पौधे मिलते हैं वो एंजियोस्पर्मिक पौधे मिलते हैं। और ये पौधे जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, जिस समय डायनासोर हुआ करता था ना, उस समय ये पौधे की बहुत आयत थी, उस समय ये पौधे ज़्यादा पाए जाते थे। लेकिन अभी के समय में ये पौधे घट गए हैं, मतलब इनकी पौधे की संख्या कम है और इनके हैबिटाट जो हैं, आवास जो है वो बेसिकली हिली एरियाज में है। तो ये तो इसकी हैबिटाट की बात है। दूसरे हम इसके बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने पहले बताया कि ये जो जिम्नोस्पर्मी का प्लांट है बच्चे, वो कैसा है, जिम्नोस्पर्मी के प्लांट वेल डेवलप्ड हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, भास्कुलर बंडल है, एवरीथिंग, फ्रूट है, सब इसमें पाया जाता है। तो रूट कैसा होगा, स्टेम कैसा होगा, लीफ कैसा होगा, ये हम लोगों को विचार करना है। रूट जो इसमें होगा, हम जानते हैं रूट के दो टाइप होते हैं, एक टैप रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है। तो इसमें जो रूट होते हैं बच्चे, वो रूट टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, इस तरह से जरा से देखो, टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि जो ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड में एक मेन रूट होता है, एक मेन रूट ऐसा होता है, ठीक है, एक मेन रूट, और इसमें सेकेंडरी रूट निकलेंगे, ठीक है, सेकेंडरी रूट में टर्शियरी रूट निकलेंगे, इस तरह से ये सेकेंडरी रूट हुआ, इसमें टर्शियरी रूट होगा, ये प्राइमरी रूट होगा, ये प्राइमरी रूट होगा, ठीक है, ये सेकेंडरी रूट होगा, ये टर्शियरी रूट होगा, ठीक है, ये टर्शियरी रूट होगा, ठीक है ना। तो ये टैप रूट सिस्टम है, इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो स्टेम होते हैं, अभी मैंने बताया कि ये जो पौधे होते हैं इसमें कैसे हैं, कुछ श्रबेशियस पौधे भी हैं, मतलब झाड़ीदार पौधे भी हैं, मॉडरेट हाइट के भी होते हैं, और ज़्यादा बड़े से बड़े पौधे भी होते हैं। इसलिए जब हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में इसमें वेरिएशन देखने को हमको मिलेगा, ठीक है, इसमें वेरिएशन होगा, मॉडरेट भी हो सकते हैं, मतलब कम हाइट के भी हो सकते हैं और ज़्यादा हाइट के भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो रूट होते हैं ना, प्राइमरी रूट तो है ही, इसके अलावा कुछ जो रूट्स इसके अंतर्गत होते हैं वो माइकोराइजा बनाते हैं। जैसे पाइनस में एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं बेटा, पाइनस में क्या है कि ये जो पाइनस का रूट है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के साथ, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर के इसके जो रूट है ना वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो माइकोराइजा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ बनाते हैं, या कोरेलॉइड रूट हो सकता है जैसे कि साइकस में, ठीक है, पाइनस, साइकस इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये रूट की बात और ये स्टेम की बात हो गई। अब इसके अगर हम लीफ की बात करें बच्चे, तो लीफ इसके दो प्रकार के होते हैं, या तो पिनेटली कंपाउंड हो सकते हैं या निडल सेपेड हो सकते हैं। पिनेटली कंपाउंड हो सकते हैं या निडल सेपेड हो सकते हैं। पिनेटली मतलब इसके जो लीफ है ना, वो लीफ जो टिप होगा, जो इसका एक्सिस होगा, वो पील लाइक स्ट्रक्चर हो जा सकता है, और कंपाउंड होगा, कहने का जैसे आपने वो देखा होगा, डेट पाम देखा होगा, खजूर का पौधा देखा होगा, उसी टाइप का होता है साइकस के पौधे। तो साइकस में जो उसके ये होते हैं ना, उसके जो लीफ होते हैं वो खजूर के लीफ के जैसे ही होते हैं, और वो पिनेटली कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं इसमें निडल सेपेड होते हैं, जैसे कि पाइनस में आप देख सकते हैं। और ये सभी जो पौधे के जो लीफ होते हैं वो वेल एडेप्टेड होते हैं, और वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में या विंड में वो अपने आप को उससे एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को बचा के रख सकते हैं, क्योंकि ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं। वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकती है, विंड का स्पीड ज़्यादा हो सकता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे अर्थ से 1-1 किलोमीटर की हाइट पर जब हम ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो घटते चला जाता है। तो हिली एरियाज पे जब ये पौधे मिलते हैं तो इन पौधों को एडवर्स कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो इनके जो लीफ होते हैं इस प्रकार से
अपने आप को अडेप्ट करते हैं, मतलब इनके लीफ में इस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है कि पौधे अपने आप को वहाँ बचा के रख पाते हैं। इसके साथ साथ इसमें वास्कुलर टिश्यू जो है वो वेल डेवलप्ड होंगे, अच्छे प्रकार से जाइलम फ्लोएम का विकास होगा। जाइलम फ्लोएम जब विकसित हो गए तो रूट से अच्छे तरीके से वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जाइलम फ्लोएम का इसमें पूर्णतः विकास हो जाता है। और इसके साथ साथ हम इसमें जब थोड़े से रिप्रोडक्शन की बात जब हम करेंगे तो रिप्रोडक्शन के केसेस में जब हम आएंगे तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे टेरिडोफाइट में मैंने अभी आपको बतलाया था कि वहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन होता है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन और होमोस्पोरस, दो प्रकार के कंडीशंस वहाँ पे होते हैं, हेटेरोस्पोरस कंडीशन और होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब सारे के सारे जो स्पोर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। यहाँ पे जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन है उसमें एक बड़ा है एक छोटा है, जो बड़ा वाला है मेगास्पोर है, छोटा वाला है वो माइक्रोस्पोर है, ठीक है। बड़ा वाला मेगास्पोर एंजियम में बनता है और माइक्रोस्पोर एंजियम में बनता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के केसेस में क्या होता है, यहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन होता है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस ही होते हैं बेसिकली। ये टेरिडोफाइट में मैं थोड़ा सा कम यहाँ पे कंपेयर करोगे तो टेरिडोफाइट में मैंने क्या बताया था कि टेरिडोफाइट में वहाँ पे दोनों कंडीशन है, टेरिडोफाइट में दोनों कंडीशन है, एक होमोस्पोरी भी है और हेटेरोस्पोरी भी है, दोनों कंडीशन है, होमोस्पोरी एज वेल एज हेटेरोस्पोरी। लेकिन हम जब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं बेटा तो जिम्नोस्पर्म में यहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, हेटेरोस्पोरी है। यहाँ एक मेगास्पोर है, मेगास्पोर बनेगा और दूसरा माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है। जो मेगास्पोर होगा ये फीमेल गैमेटोफाइट होगा, फीमेल, और माइक्रोस्पोर जो होगा वो मेल गैमेटोफाइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर और ये बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। इसमें चूंकि हेटेरोस्पोरस कंडीशन होता है। जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रो जहाँ पे पाया जाता है वो कंडीशन इसका माइक्रोस्पोरेंजिएट कहलाता है। वो कोन्स फॉर्मेशन कर सकता है एक जगह, मतलब एक क्लस्टर के रूप में जब मिलता है तो उसको हम लोग सारे माइक्रोस्पोर्स जब एक जगह क्लस्टर के रूप में मिलेंगे तो उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे। और जब मेगास्पोर एक जगह मिलेगा तो उसको हम लोग मेगास्पोरेंजिएट कहेंगे, मेगास्पोरेंजिएट। ये जो संरचना बनती है, संरचना जो इसकी जो एक बड़ी सी संरचना बनती है जहाँ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम लोग कोन्स कहते हैं, कोन्स के नाम से जानते हैं। तो मेल कोन और फीमेल कोन बनता है। और जो प्लांट्स है, प्लांट्स यहाँ पे दोनों केसेस हैं, मोनोसिस भी हो सकते हैं और डायोसिस भी। जैसे पाइनस के केसेस में जब हम देखेंगे तो पाइनस के केसेस में यहाँ पे मोनोसिस हो जाता है, यानी कि मेल फीमेल दोनों बॉडी एक ही जगह पाए जाते हैं। और जब हम साइकस के केस में देखते हैं तो साइकस में क्या है, डायोसिस हो जाता है, यानी मेल फीमेल दोनों अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म में हम लोग देखते हैं। और कुछ इसके बारे में जानना है कि जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स में मियोसिस, स्पोर्स कैसे बनते हैं बेटा, स्पोर्स का फॉर्मेशन मियोसिस के द्वारा होता है, मियोसिस। और माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन्स। मैंने बताया अभी कि माइक्रोस्पोर्स जो है इसका फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया में जब मियोसिस की क्रिया होगी तो मियोसिस की क्रिया के फलस्वरूप स्पोर्स जो बनेंगे माइक्रोस्पोर्स कहलाएंगे। और वो माइक्रोस्पोर्स जो होंगे डेवलप करके मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन्स बना लेते हैं। कुछ सेल्स के होते हैं बने हुए, वो पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। और जो मेगास्पोरेंजिएट है जिसमें मेगास्पोर्स हैं, मेगास्पोर्स जो है उसमें जब मियोसिस की क्रिया होगी तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जो कि ओव्यूल के अंतर्गत, विद इन ओव्यूल के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो दो या दो से अधिक जो आर्किगोनिया होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मतलब सेल में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, बढ़ते हैं। एंड इन द फीमेल गैमेटोफाइट ईच इनक्लोजेज ए फीमेल गैमेट। और क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक आर्किगोनिया में विकास के फलस्वरूप फीमेल गैमेटोफाइट
एक सेल का निर्माण होगा, और एक सेल जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं फीमेल गैमेट से इनक्लोज्ड होते हैं। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं कैरिड बाय विंड, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नेसेसिटी नहीं है, यहाँ पे वाटर जरूरी नहीं, यहाँ पे कैरिड बाय विंड पॉलिनेशन जो यहाँ पे होगा वो कैसा पॉलिनेशन होगा, विंड पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमोफिली हो रहा है, हवा के द्वारा उड़ा करके ले जाया जाएगा पॉलन ग्रेन्स को, और पॉलन ग्रेन्स जो है उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है ओवुल्स के ऊपर, और फिर जब ओवुल्स के ऊपर आ जाता है तो एक पॉलन ट्यूब, ओवुल्स में एक पॉलन ट्यूब का विकास होता है, जैसा कि एंजियोस्पर्म के केसेस में आपको फिर आगे हम बताएंगे, देखेंगे। तो एक पॉलन ट्यूब का विकास होता है, जो पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट का कंटेंट्स होता है वो आर्किगोनिया तक जाता है, ठीक है, और वहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है आर्किगोनिया में, और फिर जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो सिंगल सेल दोनों सेल मिलकर के फिर से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, और जाइगोट जब बन जाएंगे तो जाइगोट जो है, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट होने के बाद फिर से वो सीड में कन्वर्सन उसका हो जाएगा। फिर द रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड, रिटेंशन का मतलब होता है कि उसको रुके रहना, ठीक है, रुकना। द रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट inside the ovule and the ovules on development of seed habits and the ovules on the sporophyte plant for complete development is responsible for the development of seed habit। क्या हुआ, seed habit की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। retention of the female गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ है, ओव्यूल के अंतर्गत रुका है, वहां से निकला नहीं, वहीं पे रुक गया। वहां पे गया कौन, गया पॉलन ग्रेन्स जाने के बाद वहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और वहीं पे रुका। रुकने से फायदा क्या हुआ, एंड द ओव्यूल्स ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर जो ओव्यूल्स चला गया तो उसके कारण वहां पे उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ। ये कंप्लीट डेवलपमेंट, और कंप्लीट डेवलपमेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सीड हैबिट के लिए। कहने का मतलब कि जब कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ तो कंप्लीट डेवलपमेंट के फलस्वरूप वहाँ पे जो विकास हुआ वो विकास सीड के रूप में हो सकता है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में ये रूट है, ठीक है, ये उसके ट्रंक्स हो सकते हैं, ट्रंक है, ब्रांचेज हैं, सब चीज़ इसमें है, लीफ है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कोन है बना हुआ, कोन, ठीक है। कोन कैसे है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो एक मेल कोन होगा, मेल कोन, एक फीमेल कोन होगा, ठीक है। इस तरह से सीड का भी फॉर्मेशन इसके अंतर्गत होता है। सीड जो होता है वो नेकेड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना हम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत देखते हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिफरेंट प्लांट्स हैं यहाँ पे, इटालियन साइप्रेस, ठीक है, व्हाइट स्प्रूस, स्कॉट्स पाइन, यूरोपियन लार्च, ठीक है, इस तरह से बड़े पौधे भी इसके अंतर्गत बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे से बड़े विभिन्न प्रकार के पौधे इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये हमारा जिम्नोस्पर्म का स्ट्रक्चर है। थैंक्स। तो अभी के क्लास में हम लोगों ने बच्चे अध्ययन किया क्रिप्टोगैम्स का, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो 4th लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे, वहाँ चलेंगे फेंड्रोगैम्स में। फेंड्रोगैम्स में एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फेंड्रोगैम्स में, जिम्नोस्पर्म को पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास हम देंगे अपना, उसमें हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। एंजियोस्पर्म में कौन कौन से पौधे आते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है,